हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद नीट एंड जेईई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कहती है द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनमें से पोटेंशियल एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक धनुष बाण है। जब भी हमें बॉ एंड एरो में एरो को रिलीज करना होता है, उससे पहले हम बॉ को काफी ज्यादा स्ट्रेच करते हैं। जब हम बॉ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमने कुछ उसके ऊपर वर्क डन किया, वो वर्क डन उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एरो, दैट बॉ। अब जैसे ही हम उस एरो को रिलीज करेंगे तो रिलीज करने पे वो पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और जो बाण किसी पे जाके लगेगा तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है नाउ इट इज डूइंग सम वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम सब लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट्स का नाम सुन रखा है। वहां पे बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं और पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर एक हाइट तक जब पानी इकट्ठा हो गया तो उस पानी को फिर टरबाइंस पे गिराते हैं। टरबाइन रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो पानी के स्टोर करने से, एक हाइट पर रहने से जो एनर्जी वहां पे है दैट इज नॉन एज द पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी जब टरबाइंस पे गिरती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन इट डज द वर्क और वर्क करके वो टरबाइंस को रोटेट करवाती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेम टू सेम केस हमारा लगता है पिस्टल के केस में। पिस्टल में स्प्रिंग होती है, तो वो जो स्प्रिंग है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और जैसे ही हम फायर करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी उस बुलेट में एज अ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और फिर आगे जाके वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उस ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो भी एनर्जी है उसको हमने एक नाम दे दिया, दैट इज नॉन एज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ देयर कम्स द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। There are mainly two types of potential energy. This is the definition of the potential energy. तो अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहें तो आप यहां से लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, there are mainly three types of potential energy. One is gravitational potential energy, the second is spring potential energy, and the third is electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या मतलब होता है? देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हमारा मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है एंड दैट एनर्जी इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ये पेन है, अभी ये इस पर्टिकुलर हाइट पे है। अगर मुझे इस पेन को इस हाइट से इस हाइट तक लेकर जाना है तो आई हैव टू डू सम वर्क। अगर मैं इस पे वर्क डन करके इसको यहाँ ऊपर तक लेके जाऊंगी, अपने आप तो जा नहीं सकता, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो अब जो मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया वो वर्क डन अब इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी और नीचे जाके अगर ये किसी चीज पे गिरता है तो वर्क डन करेगा। अगर बहुत बड़ा सा पत्थर है तो आप सोचो वो पत्थर है, बहुत भारी है, मास काफी ज्यादा है उसका, अगर हम उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर उठा लेते हैं तो नाउ व्हाटएवर वर्क वी हैव डन टू लिफ्ट इट अप, वो सारा का सारा वर्क डन इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और अगर अब हम उस पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो इट हैज द कैपेसिटी टू ब्रेक द ऑब्जेक्ट्स। तो वो ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करने की कैपेसिटी कहाँ से आई? वो एनर्जी हमें मिली, जो भी एनर्जी थी वो एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी अब वर्क डन कर रही है टू ब्रेक दी ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ इस तरीके से एनर्जीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है।
वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और ये किसी ऑब्जेक्ट A पे है, और अभी हमने इसको कुछ वर्क डन करके इस A पॉइंट से B पॉइंट पे लिफ्ट कर दिया। B पॉइंट पे लिफ्ट किया तो मास तो अभी भी इसका सेम ही है। जो A से B तक की डिस्टेंस है दैट इज h, ये हाइट h के बराबर है, ठीक है। अब जो हमने वर्क डन किया वही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो फोर्स हमने लगाया दैट फोर्स इज इक्वल टू mg। अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रहा है, हम नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम लिख लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? A पॉइंट से B पॉइंट पे गया है, और A और B की डिस्टेंस कितनी है? h के बराबर। तो इफ आई राइट h ओवर हियर, तो मुझे यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिल गया? mgh के बराबर। और यही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। So the mathematical formula for the potential energy will be mgh. This will be equal to mgh. ठीक है, तो वर्क डन जो स्टोर हुआ that is only the potential energy and it will be equal to mgh. अगर हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अभी हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh, और यही किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh के बराबर। अगर यहाँ पे हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखें हाइट के साथ, क्योंकि अगर ये हाइट के साथ वेरी कर रही है तो इसका वेरिएशन कैसे देखा जाएगा? du अपॉन dh, and this will be equal to d upon dh mgh। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा du upon dh is equal to mg, ठीक है। अब एक चीज और नोट करना, जब हमने ये एग्जाम्पल लिया ये वाला, तो इसमें तुम देखो ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो हमें वर्क डन मिला वो नेगेटिव उसमें मिला। तो मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कैसी है? दैट इज नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिली है, तो हम इसको लिख लेते हैं du अपॉन dh किसके बराबर आ गया? mg फोर्स के बराबर। क्या इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है? हम इसको लिख लेते हैं F इज इक्वल टू, एक सेकेंड, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन d। अगर x का फंक्शन ले लें तो हम इसको fx लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे dx लिख लेते हैं। तो वी आर टेकिंग द फंक्शन ऑफ x, तो हमारे पास में क्या आ गया? fx इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। अगर इस x को इधर ले आए तो दिस विल बी f इंटू dx, दिस इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें कंप्लीटली चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें F डॉट dx दिस इज इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया? वर्क डन आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूलाज मेनली मिले हैं। एक फॉर्मूला मिला है F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, और दूसरा मिला है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू F डॉट dx, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें इनकी हेल्प लेनी रहेगी। आगे चलते हैं। दिस वाज अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जब मैंने तुम्हें कहा कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ऊपर तक तो ले आई, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराऊंगी, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और ये
कहाँ से आई? पोटेंशियल एनर्जी से। तो वी कैन सिंपली से कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी अभी वही क्या है? दैट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं? m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh। इस 2 को हम इधर ले गए और यहां से हमें v मिल गया 2gh रूट। सो दिस विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहली बात आती है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। कंजर्वेटिव फोर्सेस से हमारा मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होता है और अगर वो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, वो नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, तो हम ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और अगर जब भी हमने वर्क डन किया किसी ऑब्जेक्ट पे और फोर्स लगाया, तो वो फोर्स अगर वो वर्क डन अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ना करके नेचर ऑफ द पाथ पे डिपेंड करता है, तो हम उन्हें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम इसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड इस जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी हो। इट मे हैव सम पोटेंशियल एनर्जी और इट मे नॉट हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है। तो नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव व्हेन द वर्क डन इज डन बाय द बॉडी। अगर ऑब्जेक्ट कोई भी वर्क डन कर रहा है तो उस वाले केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है तो फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लेंगे। तो ये कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी ये भी ध्यान रखना। इफ द वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट देन इट विल बी पॉजिटिव, इफ द वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। देखो, सबसे पहले स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्प्रिंग दो तरह की होती है हमारे पास में। वन वी हैव द हेलिकल स्प्रिंग जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अनदर वन वी हैव द स्पाइरल स्प्रिंग जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग अपनी एक फिक्स पोजीशन में है इनिशियली। अगर हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। जो वर्क डन हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में लगा रहे हैं वही वर्क डन हमारा एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। पहली बात। अब जैसे जैसे हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं वैसे वैसे हमें फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है इसकी टेंडेंसी है वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आना, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अचीव करना। तो जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमें एक वर्क डन करना पड़ रहा है, हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है कुछ स्ट्रेच करने के लिए। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं? इस स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, और उस रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आना, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना। और जैसे जैसे हम स्ट्रेच इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और द कंप्रेशन। इवन अगर आप स्ट्रेच नहीं कर रहे, आप अगर कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कोई स्प्रिंग ली और उसको हम ऐसे दबा रहे हैं, जब हम कंप्रेस करते हैं तब भी हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, इट मींस देयर इज वर्क डन, और वो वर्क डन क्या हो रहा है? इस स्प्रिंग में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की टेंडेंसी है वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो इसको वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आना चाहेगा। जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और द कंप्रेशन। मतलब हमारे पास में ये कोई स्प्रिंग है, अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया किसी x डिस्टेंस से, तो x डिस्टेंस से स्ट्रेच करने पे
जो इसका रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने पे हमें ये मिल जाएगा के एक्स के बराबर। अब देखो हम स्ट्रेच कर रहे हैं इधर की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स इसे वापस अपनी तरफ लेके आना चाह रहा है, तो मतलब रीस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेच ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ता है। तो दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट द रीस्टोरिंग फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेच और द कंप्रेशन। अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये वापस रीस्टोर करना चाहेगा। यहां जो हमें के कांस्टेंट मिला, इस कांस्टेंट को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू किसके बराबर होती है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय द कंप्रेस और द स्ट्रेच। अगर हमने x इज इक्वल टू 1 मीटर लिया तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर आ जाता है, तो मतलब द स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द रीस्टोरिंग फोर्स इफ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ 1 मीटर। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जो भी हमने स्प्रिंग ली है उसकी लेंथ कितनी है, उसका रेडियस कैसा है, उसका नेचर ऑफ द मटेरियल कैसा है, उन तीनों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। एक बात लेंथ की, लेंथ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरीके से डिपेंड करता है, द स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब अगर स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी तो उस वाले केस में स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, और अगर लेंथ कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जिस भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है मतलब वो स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, उसको स्ट्रेच करना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है इसका मतलब स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है और हम इसे इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्प्रिंग कांस्टेंट। एक बार पीछे वाली स्लाइड देख लेते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ था उसको देख लेते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, मतलब जो भी इलास्टिक स्प्रिंग के कंप्रेशन और एक्सपेंशन के साथ जो भी एनर्जी जुड़ी हुई है उसे हम इस पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब कैसे समझ सकते हैं, आपने नोट किया होगा जो भी हमारा रबड़ होता है जिससे हम नोट की गड्डियों पे लगाते हैं जिस रबड़ को, वो इलास्टिक वाले रबड़ को अगर हम बहुत ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो हमने वर्क डन किया उसको स्ट्रेच करने में, तो इसका मतलब वो वर्क डन उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब अगर मैं उस रबड़ को ऐसे छोड़ दूंगी तो वो बहुत तेजी से हमारे हाथ पे आके लगता है, बड़ी चोट लगती है। कारण क्या है, जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वी आर डूइंग सम वर्क और वो वर्क उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब जैसे ही मैं उसको छोड़ देती हूँ तो इट हैज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और अब वो काइनेटिक एनर्जी हमारे हाथ पे वर्क डन करती है और वही वर्क डन की वजह से हमें दर्द होता है। तो ये हो गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन। और ये जो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और द कंप्रेशन, इसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। तो हुक्स लॉ क्या कह रहा है, द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और द कंप्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास में है स्प्रिंग कांस्टेंट की कुछ बातें। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द फोर्स वर्सेस स्ट्रेच कर्व। एक बार कर्व बनाते हैं फोर्स और स्ट्रेच का। हमने y एक्सिस पे फोर्स ले रखा है, x एक्सिस पे स्ट्रेच लिया है। नाउ वी ऑल नो दैट द रीस्टोरिंग फोर्स एंड x दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर हमने स्ट्रेच को बढ़ाया तो रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे स्ट्रेच बढ़ेगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा एंगल किसके बराबर, स्लोप के बराबर। और स्लोप हमें क्या देगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस द स्प्रिंग कांस्टेंट के।
तो जब भी फोर्स और स्ट्रेच के बीच का कोई भी कर्व है और उसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज गोइंग टू गिव अस द स्प्रिंग कांस्टेंट के वैल्यू, वो के की वैल्यू देगा। नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर द फोर्स कांस्टेंट स्मॉलर विल बी द स्ट्रेच, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टिफ है, बहुत ज्यादा अगर फोर्स कांस्टेंट ये स्प्रिंग कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमारी स्प्रिंग बहुत स्टिफ होगी, और स्टिफ होगी तो फिर उसका स्ट्रेच भी कम होगा, उसका कंप्रेशन भी कम होगा। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाती है, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं और उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। लार्ज फोर्स कांस्टेंट होगा तो स्टिफर होगी। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट कितना ले रखा है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर के बराबर लिया है। किस किस पे डिपेंड करती है के की वैल्यू, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, रेडियस ऑफ द स्प्रिंग एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। और स्मॉलर द लेंथ ग्रेटर द फोर्स कांस्टेंट, मतलब ये जो कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगी चीजें। द नेक्स्ट इज वर्क डन इन अ स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, इसको समझते हैं हम। हमने कोई भी एक स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग पे हमने कुछ फोर्स लगाया और उसको ऐसे स्ट्रेच किया। जब हम फोर्स लगा रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ वर्क डन हुआ। अब ये जो वर्क डन है वो उस स्प्रिंग में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। कुछ ऐसे समझते हैं, हमारे पास में यहाँ पे ये स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को जब हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके ये x डिस्टेंस यहाँ पे लिया और कुछ फोर्स लगाया F, फोर्स F लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ x के बराबर, मतलब कुछ वर्क डन हुआ है। अब ये वर्क डन कैसे स्टोर होके रहेगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी इनटू दिस स्प्रिंग। ये इतनी बात हमें पता है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम पहले छोटे से वर्क डन dw के लिए देखें तो ये किसके बराबर होगा, F डॉट dx के बराबर। वी ऑल नो दैट जब भी हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है -kx के बराबर। दिस इज इक्वल टू -kx। तो हम यहाँ पे F की जगह क्या लिख देते हैं, वी आर राइटिंग -kx इंटू dx। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो वी आर गोइंग टू सिंपली इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू -kx² अपॉन 2। ये हमारे पास में वर्क डन आया। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेना x टू द पावर n का। x टू द पावर n का फॉर्मूला देता है xn+1 डिवाइड बाय n+1। तो वर्क डन कितना मिला, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 kx²। और यही वर्क डन कैसे स्टोर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया 1/2 kx², वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर हम इसे फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और जो x है दैट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन और द स्ट्रेच, इसे हम स्ट्रेच भी कह सकते हैं और वी कैन से इट द कंप्रेशन। कंडीशन क्या है, कंप्रेस किया है तो कंप्रेशन हो जाएगा, अगर हमने स्ट्रेच किया है तो ये स्ट्रेच के बराबर हो जाएगा। सो दिस फॉर्मूला हाफ kx² विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट इज ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस x। हमें ग्राफ बनाना है जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखाएगा x के साथ। अभी अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा और वो फॉर्मूला है 1/2 kx²। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस x। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विद डिस्टेंस। आप यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इससे जानते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो क्या हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं टोटल एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
एंड दिस रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने से मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन जो दोनों का सम है दैट इज द टोटल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैंने यहाँ पे ये पेन लिया, पेन अभी मेरा सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास में h इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे यहाँ पे किसी हाइट h तक लेके गए, ये हाइट h तक लेकर गए। जब हाइट h तक लेकर गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू mgh, यहाँ पे इसकी mgh पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अब ये रेस्ट की कंडीशन में है, अगर रेस्ट की कंडीशन में है मतलब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी अगर 0 है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एट ए टोटल एनर्जी will be equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is 0, potential energy is mgh. तो टोटल एनर्जी हमारे पास में किसके बराबर आई, mgh के बराबर आई। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर से ड्रॉप कर दिया, जब हम इसे नीचे ड्रॉप करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये नीचे यहाँ पे गिर के आया और गिर के ये किसी पॉइंट बी पे आ गया। जब ये पॉइंट बी पे आया तो इसने कुछ x डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करी, जब ये नीचे आ रहा है, अब ये ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी है, इट मींस इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो। तो जब ये बी पॉइंट पे होगा तो इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वापस बना लेते हैं। हमारे पास में ये बी पॉइंट, यहाँ mgh, इसको ए लिया है आई थिंक हमने, दिस इज द ए पॉइंट, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है नहीं, और इस वाले पॉइंट पे बी पॉइंट पे है हम। अब बी पॉइंट पे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गई। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ mv² के बराबर। अब ये x डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है, अगर मुझे v चाहिए तो आई कैन सिंपली यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और यहाँ से v निकाल लूंगी। u तो 0 है, अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो इनिशियल 0 है, v हमें पता करनी है, 2 इंटू a क्या होगा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s कितना है, x के बराबर। तो मेरे पास में v कितना आ गया, 2gx के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m 2gx। तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mgx के बराबर, ठीक है। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, mgx के बराबर। अगर हम इसी बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करें तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू mgh। अब h कितना है, ये टोटल हमने हाइट ले रखी है h, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, दिस इज h माइनस x। तो वी विल सिंपली राइट h माइनस x, तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh माइनस mgx। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए तो सिंपली वी हैव टू ऐड काइनेटिक एनर्जी विद द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल हो गया, अगेन टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh के बराबर आई, ठीक है। तो ये mgh के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि हम ए पॉइंट पे तब भी हमारी टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, और उस टाइम में सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब हमने उसको ड्रॉप किया और वो किसी पॉइंट बी पे है तो अब उसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों का कुछ मिक्सचर है, बट टोटल एनर्जी अभी भी क्या है, कंजर्व्ड है। अब अगर हम इसको इस वाले पॉइंट पे लेके आएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग।
लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। क्या ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। नीचे से ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अगर आप यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है नीचे से ऊपर जाते टाइम, और ऊपर से नीचे आते टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज। अब ये तुम्हें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन में जब ग्रेविटी पढ़ाई थी, तो उस वाली चीज को आप यहाँ पे देखना कि कैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो वहां से मैंने ये बताया। और टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, इनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, वेरिएशन दिखाना है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के। तो इनके वेरिएशंस आएंगे हमारे पास कुछ, हम इस तरीके से यहाँ ग्राफ बनाते हैं। दिस इज द टोटल एनर्जी विच विल रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारे पास में एक काइनेटिक एनर्जी है तो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से आएगी। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बीच में। तो दिस विल बी द वेरिएशन। एंड देयर आर पॉइंट्स जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम भी है। तो जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है वहां पे वी कैन सिंपली राइट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। भाई पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बराबर आ रही है, वो ये वाला केस होगा 1/2 ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, v मैक्स ये किसके बराबर आ जाएगा, k/m इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, x k/m रूट। सो दिस विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब हमें रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ कैसा बनेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो अब यहाँ पे अगर स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच्ड है तो फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव। अगर कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो फोर्स विल बी पॉजिटिव। और जो एफएक्स कर्व के अंडर का एरिया है दैट इज गोइंग टू गिव अस द वर्क डन। मतलब अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो मैं ये वाले एरिया को यहाँ पे कंसीडर करूंगी एंड दिस एरिया इज गोइंग टू गिव मी द वर्क डन। दिस इज एक्स, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ इज इक्वल टू माइनस kx। ये हमारे पास में ग्राफ आ गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। मेनली जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे हमने कवर किए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है। अब प्रीवियस ईयर में नीट और जेई में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, उनको एक बार देखते हैं। नीट में हमें 2024 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया एन ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। न्यू पेज पे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो किसी हाइट h पे है ग्राउंड से। ये इसकी हाइट h है। जब ये हाइट h पे है तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ठीक है, रेस्ट पे है, इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी नाउ विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और जब ये यहाँ पे नीचे गिरेगी
जब ये नीचे गिरेगा तो उस वाले टाइम में ये सारी की सारी mgh एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब ये यहाँ ग्राउंड पे पहुंचता है तो ये जो एनर्जी है ये कितनी बचती है, ये काइनेटिक आधी बच गई, मतलब जो ऊपर थी उसकी आधी रह गई, आधी रह गई, मतलब ये mgh/2 के बराबर होगी जब हमने नीचे ग्राउंड पे रख दिया। अब ये रिबाउंड करके यहाँ पे किसी h' पे जा रही है। जब ये रिबाउंड करके h' पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में mgh' दिस इज इक्वल टू mgh/2। हम इसको सॉल्व करते हैं, m से m कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, और जो h' है वो किसके बराबर आया, h/2 के बराबर। हाइट हमें ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर डिवाइड बाय 2, तो h' किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u। हमें बोला है कि अगर किसी भी स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, u के बराबर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 1/2 kx²। हमें x कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 k 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारे पास में एक बार आ गई। इसका स्क्वायर भी करना है हमें, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 k इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी रह गई k 2 इंटू 10⁻⁻4। ये हमने एक कंडीशन यहाँ पे देख ली। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमें बोला इफ स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल एनर्जी। अगर अब हमें x की वैल्यू कितनी दे दी, नाउ द x हैज बिकम 8 सेंटीमीटर्स, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो नाउ फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू हाफ k x²। x कितना, 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से k की वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4। इसे u' लिख लेते हैं, भाई 8 वाले के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी है, तो दिस इज u'। तो k कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू k विल बी u अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, अब इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 64 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, देन ये आ गया 4 से कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो u' हमारे पास कितना आ गया, 16 u के बराबर। ठीक है, और इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं, u'/16। सो दिस विल बी द आंसर। मतलब सिंपली फॉर्मूला यूज किया है, वैल्यूज पुट करी है और हमने आंसर निकाल लिया। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2023। अब कुछ जेई के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। जेई में 2021 का एक क्वेश्चन है, जेई मेंस का, कह रहा है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट and it is equal to u is equal to alpha upon r की पावर 10 minus beta upon r to the power 5. Find the equilibrium distance. देखो इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंस है, अच्छा इस -3 को रख भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन -3 भी रख लो। फाइंड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कब आता है, जब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है उस टाइम में हमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मिलती है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पे ये हमें क्या देगा, d/dr, u की जगह लिख लो अल्फा अपॉन r to the power 10
माइनस बीटा अपॉन आर टू द पावर 5 माइनस 3। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू विल बी, ऐसे कर सकते हैं, अल्फा आर टू द पावर माइनस 10 कर लो डी अपॉन डी आर माइनस बीटा डी अपॉन डी आर आर टू द पावर माइनस 5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है तो -3 तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, अल्फा आर टू द पावर माइनस 11, और इधर भी हमारे पास में -10 अल्फा आर टू द पावर 11 माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे भी हमारे पास में माइनस आएगा तो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 बीटा आर टू द पावर माइनस 6। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 5 बीटा डिवाइड बाय आर टू द पावर 6 माइनस 10 अल्फा डिवाइड बाय आर टू द पावर 11। ठीक है, आगे कुछ पूछा है क्या? फाइंड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अच्छा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब हमें आर की वैल्यू पूछी है कि कौन आर की वैल्यू क्या होगी, और यहां से तुम देखो डी यू अपॉन डी आर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हम इसको भी 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 5 बीटा अपॉन आर 6 माइनस 10 alpha upon R 11, 10 alpha upon R 11. This is equal to 0. We can simply write 5 beta upon R6. This is equal to 10 alpha upon R 11. ये हो गया 2 और 6 इधर से गया तो 5 इधर आ गया. It means we have got beta upon, बीटा के नीचे तो कुछ बचा नहीं है, पूरा आर कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन आर टू द पावर 5. हम आर की पावर 5 को इधर ले आते हैं, दिस इज 2 अल्फा अपॉन बीटा. फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा अपॉन बीटा इन द पावर 1/5. सो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. This is the equilibrium distance. ये हमारे पास equilibrium distance आ जाएगी. Thank you everyone. Thank you so much.